दोस्तों, मैं अनुतोष आप सबका जीएस फैशन पे फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की एक नीति है। आइए इसको हम बढ़िया समझते हैं क्या होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो नीति है वो भारत को हिंद महासागर में चारों ओर से घेरने की चीन की नीति है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सहारे वो भारत को कैसे घेर रहा है, उससे चीन को क्या फायदा है, भारत को क्या नुकसान है, भारत इसके जवाब में यानी काउंटर अटैक क्या कर रहा है कि उसका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके बदले कौन सा पॉलिसी लाया है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब होता है मोतियों का माला। यानी अनेक सारे मोती को जब हम लोग क्या करते हैं ना, पिरोते हैं तो एक माला बनता है। तो वैसे ही चीन क्या कर रहा है ना, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है जो द्वीपीय देश है, यानी जो द्वीप टाइप के, द्वीप का मतलब आप लोग समझते होंगे, यानी एक भूमि का वो भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हुआ हो, उसका साइज अगर छोटा होता है तो द्वीप कहलाता है। वहीं अगर बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीप या महादेश बोलते हैं। तो यानी भारत के आसपास यानी पड़ोसी जितने भी द्वीपीय देश है उसमें चीन क्या कर रहा है ना, यानी अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए उस सबको अपने बहकावे में ला रहा है, ताकि वहाँ अपना नौसैनिक अड्डा बना के या फिर मिलिट्री बेस बना के वो भारत को चारों ओर से क्या कर सके, घेर सके। अब देखिए, द्वीप हम लोग का मोती जैसा ही होता है, यानी छोटा मोती। अब उसको पिरो पिरो के वो क्या कर रहा है ना, भारत के चारों एक माला जैसा शेप बना रहा है। नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत क्या करता है वो, भारत के आसपास जितने भी द्वीपीय देश है वो आर्थिक रूप से कमजोर देश है, यानी समृद्ध नहीं है। उसके विकास के लिए उसको क्या चाहिए, पैसा का जरूरत होता है। चीन क्या करता है ना, उसको पैसा तो ऐसे नहीं देता है, उसको अपने बहकावे में लाता है। यानी उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है कि मैं तुम्हारे वहाँ ये डेवलप करूँगा, इसका विकास करूँगा, वो करूँगा, और उसके बदले उसको बहुत सारा पैसा कर्ज के रूप में दे देता है। अब जब किसी देश को बहुत सारा पैसा कर्ज के रूप में दे दिया जाता है और एक ऐसा देश जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या कर्ज को वो लौटा पाएगा जब उसको बहुत सारा कर्ज कर दे दिया जाए। अब देखिए क्या होता है ना, जब उसको बहुत सारा कर्ज का बोझ पड़ जाता है तो उसके बदले वो कर्ज उसको वापस नहीं कर पाता है। तब क्या करता है ना चीन, बोलता है कि ठीक है, तुम कर्ज अगर वापस नहीं करता है तो कहीं जैसे बहुत सारे देश का जो द्वीपीय देश तो उसका बंदरगाह होगा ही होगा। तो बोला कि ये बंदरगाह हमको तुमको इतने साल के लिए देना होगा, तब जाके तुम्हारा कर्ज क्या होगा ना, माफ़ होगा। इस प्रकार चीन उसको अपने बहकावे में ला के और उसका बंदरगाह यानी जो भी उसका क्षेत्र है उसका यूज़ करता है। किसके लिए यूज़ करता है, ताकि वहाँ अपना नेवल बेस बना सके, आर्मी बेस बना सके, और उसकी सहायता से वो भारत के ऊपर क्या रख सके, नज़र रख सके। अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे द्वीपीय देश है जिसको कि चीन अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत अभी तक क्या किया है ना, वहाँ बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि द्वीपीय देश कहाँ है। मैप के सहायता से उसको हम लोग समझ लेते हैं। नहीं, ये है हम लोग का क्या ना, वर्ल्ड मैप यानी संसार का मानचित्र। अब देखिए ये इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ हम लोग का भारत है, नहीं, और जस्ट इसके ऊपर क्या है, हम लोग का चीन है। और भारत के आसपास जो देश है द्वीपीय देश, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा मालदीव, एक छोटा सा देश है। नहीं, मालदीव एक छोटा सा देश है जो कि समुद्र तल से सिर्फ 1 मीटर ऊंचाई पर है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर ग्लेशियर पिघलेगा ज़्यादा मात्रा में तो मालदीव अपने आप क्या हो जाएगा ना, पानी में समा जाएगा। 1 मीटर ऊंचा समझ ही रहे होंगे कितना ऊंचा हो सकता है। अब देखिए इसके जस्ट बगल में श्रीलंका है कि नहीं, ये भी एक द्वीपीय देश है। फिर देखिए इधर आइएगा तो आपको मिलेगा म्यांमार। नहीं, म्यांमार भले ही द्वीपीय देश नहीं है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो लंबा है वो कौन सा सीमा है, समुद्री सीमा है। अब देखिए इधर आते हैं हम लोग पाकिस्तान, इसका भी समुद्री सीमा लगता है। आप इधर आइएगा तो यहाँ जिबूती है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। आपको समझाएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है। हॉर्न का मतलब सिंग होता है, यानी अफ्रीका का एक सिंग जैसा शेप है। वहाँ जो जो देश आते हैं उसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जनरली 4 देश आते हैं। हाँ, अच्छा एक बात सुन ही लेते हैं कौन कौन से देश है। सबसे पहला देश हम लोगों का आता है, देखिए जिबूती, है कि नहीं। उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा इथियोपिया, नहीं, उसके इरिट्रिया और सोमालिया, यानी 4 देश। सबसे पहले इरिट्रिया, उसके बाद जिबूती, उसके बाद सोमालिया, उसके बाद इथियोपिया। ये क्या आता है ना, उनका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, यानी अफ्रीका का सिंग जैसा शेप है इसीलिए।
जैसे बेल का सींग होता है वैसे ही। अब यहाँ जिबूती में भी क्या क्या है ना, जो चाइना है अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अब देखिए जितना देश के बारे में भी बोले, इधर आप आइएगा तो मॉरिशस जो है, नहीं यहाँ जो आइएगा मेडागास्कर, ये सब क्या है अफ्रीकी देश है, इस सब में भी क्या किया है ना, ये अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अब हम लोग समझेंगे बढ़िया से कि चीन जो है इस सब में नौसैनिक अड्डा बनाने का उसका मकसद क्या है। अब देखिए हर एक देश के बारे में हम लोग समझते हैं कि वहाँ जो उसने नौसैनिक अड्डा बनाया है उसका मकसद वहाँ बनाने का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एकदम भारत के जस्ट जो पड़ोसी है म्यांमार, जो कि पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1935 में क्या कर दिया गया, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया, यानी भारत से अलग कर दिया गया। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तभी म्यांमार भारत से क्या हो गया था ना, अलग हो गया था। म्यांमार का पहले नाम क्या था, बर्मा, ये भी हम लोग को पता है। अब देखिए ये जो म्यांमार है इसका एक बंदरगाह है जिसको हम लोग बोलते हैं सितवे बंदरगाह। क्या बोलते हैं, सितवे बंदरगाह। और जस्ट इसके नीचे आइएगा, म्यांमार के जस्ट नीचे आइएगा तो अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, भारत का जो है अंडमान निकोबार। बस अंडमान निकोबार से सटा हुआ एगो उसका आइलैंड है, उसको बोलते हैं हम लोग कोको आइलैंड, कोको द्वीप। नहीं, कोको द्वीप पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन नेहरू जी की थोड़ी बहुत गलती के कारण वो हम लोग के हाथ से क्या हो गया ना, छूट गया। अब देखिए ये जो कोको आइलैंड है, यहाँ पे क्या क्या है ना, जो चीन है वो अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। यानी कोको आइलैंड को म्यांमार से किसी भी बहका के फुसला के अपने पास क्या कर लिया ना, ले लिया है, और वहाँ पे अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अब देखिए वो नौसैनिक अड्डा क्या समझ के बनाया, क्या सोच के बनाया है। अगर देखिएगा तो अंडमान निकोबार से हम लोग का यहाँ जो उड़ीसा है, उड़ीसा को दिख रहा होगा जस्ट कलकत्ता के नीचे भारत का है। अब उड़ीसा में जो हम लोग का बालासोर तट है, वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, नहीं, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी मिसाइल का टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं। अब देखिए अगर कोको आइलैंड में अपना नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है तो वहाँ से उसको आसानी होता है देखने के लिए कि भारत किस मिसाइल का परीक्षण किया, उसकी क्षमता के बारे में उसको पता चल जाता है। उसी के तौर पे क्या ना, उसका काउंटर अटैक करने के लिए उससे ज़्यादा क्षमता का वो क्या करता है, मिसाइल का डेवलप करता है। दूसरी बात ये हो गया कि जस्ट नीचे आइएगा, उड़ीसा से नीचे आइएगा तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो हम लोग का एक श्रीहरिकोटा बोल के एक द्वीप है, नहीं, वहीं श्रीहरिकोटा से क्या करते हैं ना हम लोग, मिसाइल वहाँ तो परीक्षण करते हैं, कहाँ, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में। और श्रीहरिकोटा में हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल को छोड़ते हैं, क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, छोड़ते हैं। तो उसको ये भी पता चल जाता है कि हमने किस मिसाइल को प्रक्षेपित किया है, यानी बहुत सारे मिसाइल प्रक्षेपित किया जाता है, बहुत सारे, जैसे PSLV से, GSLV से, नहीं, ये सब क्या करते हैं उन्होंने, मिसाइल प्रक्षेपित करते हैं। अब देखिए यानी यहाँ उसका नौसैनिक अड्डा बनाने का एक ही मकसद है कि भारत द्वारा जो जो क्रियाकलाप किया जा रहा है, नहीं, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब मिसाइल टेस्टिंग क्या लिए करते हैं हम लोग, अपना पावर बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसके बारे में उसको सारा पता लग जा रहा है। अब देखिए आप अगर म्यांमार से थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मलेशिया, और उसके जस्ट नीचे है इंडोनेशिया। यहाँ मलेशिया और क्या है हम लोग का, इंडोनेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में वो क्या है ना हम लोग का, जलमार्ग है, नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलक्का, नहीं, मलक्का की संधि, नहीं, मलक्का जलमार्ग। अब देखिए मलक्का जो जलमार्ग है, यहाँ से क्या करता है ना, चीन जो अपना इधर से जो अरब देश से है जो भी पेट्रोलियम है उसको इधर लाता है, और ये जो आपका यहाँ से होते हुए जो मालदीव रास्ता, मालदीव के यहाँ रास्ते होते हुए सीधा मलक्का होते हुए अपने इधर चीन ले जाता है, नहीं, जहाज के सहारे, जल जहाज के सहारे। अब क्या होता है कि भारत का चूंकि हिंद महासागर में दबदबा ज़्यादा है, नहीं, अब कभी कभार क्या होता है जब चीन मान के चले कि भारत को क्या करेगा ना, परेशान करेगा, नहीं, जबरदस्ती युद्ध करेगा भारत के साथ, तो भारत क्या करेगा ना कि जो मलक्का, जो कि हम लोग अंडमान निकोबार से क्या है सामने है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, जो यहाँ से जो पेट्रोलियम लेके जा रहा था उस पेट्रोलियम को उधर हम लोग लेके जाने नहीं देंगे, नहीं, यानी वहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, उसका विरोध करेंगे, तो वो अपना पेट्रोलियम लेके नहीं जा पाएगा। इस कारण उसने क्या किया है ना, ये जो म्यांमार का कोको आइलैंड है वहाँ अपना नौसैनिक अड्डा बनाया कि अगर हम लोग यहाँ विरोध करेंगे तो यहाँ आके हम लोग क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कोको आइलैंड में आप लोग समझ रहे होंगे कि उसने नौसैनिक अड्डा क्यों बनाया है। अब जैसे हम लोग श्रीलंका आते हैं तो श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। क्या नाम है, हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का बहुत ही विकसित बंदरगाह हुआ करता था, नहीं, अच्छा, शुरू में ये विकसित नहीं था, तब चीन क्या बोला कि यहाँ से तुम बहुत सारा व्यापार कर सकता है, क्योंकि देखिए श्रीलंका जो है हम लोग का, ये जस्ट इंडिया के नीचे है और पूरा
समुद्र में ही है, तो यहाँ से हर एक जगह उसको जाने में क्या होता है ना, सुविधा होती है। तो यानी अगर देखा जाए तो व्यापार का प्रमुख केंद्र हो सकता है। इसी बहकावे में ला के क्या किया, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको चीन ने विकसित किया। अच्छा, जब चीन ने विकसित किया तो उसके बदले श्रीलंका को उसने बहुत सारा कर्ज दिया, कर्ज तो बहुत सारा दे दिया। अब श्रीलंका चूंकि उतना समृद्ध देश नहीं है तो वो कर्ज को क्या कर पाया ना, नहीं लौटा पाया। उसके बदले चीन ने क्या बोला कि जो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है वो 99 वर्ष के लीज पर हमें दे दो, यानी 99 साल हम्बनटोटा बंदरगाह का यूज़ कौन करेगा ना, चीन करेगा। अब देखिए, वो तो पहले व्यापार के लिए किया था, अब चीन वहाँ क्या कर रहा है ना, अपना जितना भी नौसैनिक अड्डा या मिलिट्री बेस है उसको वहाँ डेवलप कर दिया। अब वहाँ से इधर भारत, और भारत के साथ कभी उसका आक्रमण होता है तो यहाँ सीधा वो क्या करेगा ना, यहाँ से भारत पे आक्रमण करेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि चीन का मकसद क्या है, चारों ओर से भारत को घेरना। अब जैसे हम लोग इधर आते हैं मालदीव में, तो मालदीव में वो नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन मालदीव सरकार ने उसका विरोध किया, बोले हमको तुम्हारा पैसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालदीव समझ गया था चीन के नीतियों को, भी पहले कर्ज देता है फिर कर्जों तले दबा के अपना मनमर्जी करता है। अब आता है पाकिस्तान, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि चीन का बीबी है, नहीं, यानी चीन जो बोलेगा वही सुनेगा। अब देखिए, एक नंबर का बकलोल है, इसलिए सबसे अगर अभी खराब स्थिति देखा जाए, नहीं आर्थिक स्थिति तो पाकिस्तान का ही, नहीं, यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और ये लोग भारत से आक्रमण करने का सोचता है, भारत से सोचता है कि हम लोग जंग जीत लेंगे। अपना खुद खाना नहीं है तो भारत से क्या जंग जीतेगा तुम लोग। चलिए उसके बारे में डिस्कस करना ही बेकार है, नहीं। तो पाकिस्तान के यहाँ जस्ट नीचे एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, जिसको पूरी तरह से जो विकसित कर रहा है, कौन कर रहा है, चीन। क्यों कर रहा है, देखिए अभी जो चीन क्या कर रहा है ना, जो अपना पेट्रोलियम है वो ये अरब कंट्री से लेके मालदीव होते हुए जो मलक्का क्या बोले थे, जल संधि होते हुए सीधा चीन लाता है। यहाँ से यहाँ लाने के लिए उसको बहुत सारा दूरी तय करना पड़ता है। अब जब ये ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का जो डेवलप कर रहा है, इसको अगर डेवलप कर लेता है तो साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जो चीन का, यानी इधर से पाकिस्तान होते हुए सीधा जो उनका पीओके वाला इलाका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, नहीं पाक अधिकृत कश्मीर, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए एक गलियारे यानी एक रास्ते का निर्माण कर रहा है, नहीं, उसका नाम है सीपीईसी। क्या नाम है, सीपीईसी। इसको बोलते हैं हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रखिएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, नहीं हिंदी में बोलते हैं चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। समझ में आया कि नहीं। अब ये जो सीपीईसी है ये क्या होता है ना, हम लोग के नाकों तले से गुजरता है। पीओके क्या है ना, हम लोग काराकोरम, जो काराकोरम पर्वत के जस्ट नीचे वाला जो यानी समतल एरिया है, वहाँ से क्या निकल रहा है हम लोग का सीपीईसी, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसको डेवलप कौन कर रहा है, चीन। भले हम लोग जब भी चाहेंगे सीपीईसी को आराम से उड़ा सकते हैं, लेकिन भारत अभी कैसे कभी भी ऐसा काम करता नहीं है, क्योंकि यहाँ जस्ट हम लोग का जो सियाचिन है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ से जो सीपीईसी है उसको बम से उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे काम करते नहीं, क्योंकि भारत का हमेशा सिद्धांत रहा है बढ़िया काम करना, नहीं। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि जो ग्वादर बंदरगाह है, तो यहाँ से क्या करेगा ना, सीधा जो अरब कंट्री से अपना पेट्रोलियम यहाँ लाएगा, और यहाँ से होते हुए जो यानी क्या बोलेंगे हम लोग, भूमि रास्ते होते हुए एकदम रोड के सहारे यहाँ जो कासगढ़ है, अपना कासगढ़ शहर तक क्या जो भी पेट्रोलियम उसको आसानी से ले जा पाएगा। तो इतना जो अभी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अगर यहाँ अपना जो सीपीईसी को डेवलप कर लेता है तो उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, यानी आसानी से वो क्या कर सकता है, अपना सामान को जल्दी चीन ले जा सकता है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ग्वादर बंदरगाह का वो लोग उपयोग क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लोग बोले थे कि जो अरब कंट्री में वो जिबूती देश है, वहाँ अपना क्या किया है ना, नौसैनिक अड्डा डेवलप कर लिया है। क्यों डेवलप किया, ये बढ़िया समझिएगा। यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए भारत या किसी भी देश को, यहाँ जो जिबूती दिख रहा है, यहाँ होता है हम लोग का लाल सागर। क्या आता है, लाल सागर। और लाल सागर और भूमध्य सागर के सहारे हम लोग क्या करते हैं ना, यूरोप के सभी देशों में व्यापार करते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है हम लोग का, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है हम लोग का, याद नहीं आ रहा, बंद करो उसको। हाँ, यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो नहर इसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में। अब देखिए, इस स्वेज नहर के सहारे लाल सागर से हम लोग कहाँ जाते हैं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जाने के बाद यहाँ जो सारे यूरोप कंट्री यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। अब चूंकि चीन जिबूती, जो कि देखिए एकदम यहाँ का एंट्री पॉइंट है, लाल सागर घुसने का एंट्री पॉइंट है,
यहाँ जिबूती में क्या ले लिया, नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अब देखिए इसका मकसद क्या है। मान के चलिए कि भारत के साथ युद्ध छिड़ता है। अब हम लोग बहुत सारा जो सामान है कहाँ से मंगाते हैं, अपना यूरोप से मंगाते हैं, क्योंकि फ्रांस हम लोग का क्या है ना, मित्र राष्ट्र है, यानी फ्रांस हम लोग का दोस्त है, तो वहाँ से बहुत सारे हम लोग मिसाइल वगैरह मंगाते हैं। अब बात आता है कि जब युद्ध छिड़ेगा चीन के साथ हम लोगों का, भारत का, तो यहाँ देखिए जब यहाँ से हम लोग कोई मिसाइल लाएंगे ये स्वेज नहर होते हुए, तो जिबूती के पास क्या करेगा ना, ये उसको रोक देगा। जब रोक देगा तो क्या होगा ना, हम लोग जो युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि इसका युद्ध लड़ने के लिए सारे इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, तो इक्विपमेंट की कमी हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध में हम लोग का क्या होना पड़ेगा कि हार भी सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि किसी सामान के बदले कोई चीज़ हारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, दिक्कत तो बहुत सारी आएगी ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिबूती में उनका नौसैनिक अड्डा बनाने का क्या कारण है। तो इस प्रकार से चीन क्या कर रहा है ना, भारत को पूरे हिंद महासागर में चारों ओर से क्या कर रहा है, घेर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। तो आशा करते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चीन का जो 5 फिंगर प्लान है, और या फिर जो 5 फिंगर प्लान है, और उसके साथ जो उसका पाम प्लान है वो क्या है, उसको हम बढ़िया से समझेंगे। चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू।